हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर एस एल सुंडा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। हाँ, राजकुमार मीणा कह रहे प्रणाम, गणेश जी भी कुछ इमोजीज भेज रहे हैं। ओके, राधे 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 राधे, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब एकदम बढ़िया होंगे। वैसे कहा जाता है कि विंटर का जो टाइम होता है, सर्दियों का जो टाइम होता है, वो पढ़ाई के लिए अच्छा होता है। हालांकि लोग इसको अदर वे में भी ले जाते हैं। विंटर बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए विंटर सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इस समय आपका मन कम भटकता है, बाहर जाए, यहाँ जाए, उसको घूमने जाए, वहां घूमने जाए। इसकी बजाय अगर आप चाहो तो अपने टेबल के पास बैठ के बढ़िया हीटर चला के आराम से पढ़ाई कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छी बेटर बनाइए या सक्सेसफुल बनाइए। अब मैं सबसे पहले आपको लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप सबसे पहले पूछ लीजिए। अगर आपका डाउट नहीं है तो हम फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो थर्मल प्रॉपर्टीज थी उसमें हमने स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, देन थर्मल कंडक्टिविटी, देन थर्मल डिफ्यूजिविटी, रिटेंटिविटी, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जो थे वो हमने क्लियर कर लिए थे। लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। एक तरीके से मैं यूं कहूंगा सोइल की लगभग लगभग फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है। अब हम थर्मल प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करेंगे जो जनरली प्री पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और या यूं कहूं कि जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस कर लिया है लास्ट क्लास में। मैंने आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझाया था। उम्मीद करता हूं उसमें आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो हीट होती है, एनर्जी जो होती है, वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पे आग जलाते हो, तो जो आग जलाने के बाद जो हीट होती है, जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। तो वो एक जगह से जब दूसरी जगह आता है तो उसके लिए तीन मेथड्स रेस्पॉन्सिबल होती है, जिनमें एक आता है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, एंड लास्ट वन इज, जो सबसे लास्ट होता है, दैट इज रेडिएशन। और इनमें से सवाल बार बार बनता है। हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा दूंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो पहले हम लिख देते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, या फिर कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसमिशन। इसको आप ध्यान रखना। मैं आपको मेथड भी लिख सकते हो या मोड भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। मोड लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। हीट ट्रांसमिशन की जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर वन की अगर हम बात करते हैं तो नंबर वन पे आता है कंडक्शन, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूं कहूं इसके बारे में आपको प्यारे बच्चों जरूरी है। इसके बारे में जो बेसिक डिफरेंस है कंडक्शन और कन्वेक्शन में, उसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें से सीधा सीधा एग्जाम में सवाल पूछता है। कंडक्शन के लिए पहला सवाल आता है कि कंडक्शन जो प्रोसेस होती है, क्या ये सॉलिड में होती है, क्या ये लिक्विड में होती है, या गैस में होती है। तो याद रखना, कंडक्शन जो होता है इसमें जो हीट का ट्रांसमिशन होता है ये केवल सॉलिड में होता है। किसमें होता है? ये सॉलिड में होता है। तो याद रखना, हीट ट्रांसमिटेड इन सॉलिड। यानी आपको यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, दैट इज सॉलिड। की सॉलिड जो होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं, उनमें हीट एक जगह से दूसरी जगह कौन सी प्रोसेस के द्वारा जाती है? कंडक्शन के द्वारा जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ जाता है कि सर ये कंडक्शन होता क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा तो दिया था कि कंडक्शन में हीट जो हॉट पार्ट होता है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां से हीट जो कूलर पार्ट होता है, कूलर बॉडी होती है, वहां मूवमेंट करेगी। लेकिन इसमें हीटेड जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट नहीं होगा, इसमें इंटरनल मॉलिक्यूलर मोशन होगा। उस बात को सिर्फ लिखना है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको वर्बली समझाई थी। मैं लिख देता हूं और कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूं। अच्छा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट नहीं जुड़े हों, उनके लिए एक बार ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने एक बर्नर है, या यूं कहें यहाँ पर आग जली हुई है। आपने लोहे की एक रोड ली है, और उस लोहे की रोड का एक जो फेस है, या यूं कहें एक साइड का जो उसका
मुंह है उसको आपने इस आग के अंदर दे दिया। थोड़े टाइम के बाद आप पाओगे कि धीरे धीरे ये रोड यहाँ से गर्म होती 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 जहां से आपने पकड़ रखा है जिस हैंडल को, वहां से भी ये गर्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? जब आपने हीट के पास केवल इस वाले पार्ट को ही लाए तो ये वाला पार्ट गर्म क्यों हो रहा है? क्या ऐसा है कि यहां से मॉलिक्यूल्स टूटता है और पीछे जाके जुड़ जाता है? क्या ऐसा हुआ क्या? जी बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर कारण क्या है कि हीट यहां से यहां तक पहुंच गई? इसके पीछे जो कारण था बेटा वो ये था कि यहां पर जो पार्टिकल थे वो पार्टिकल्स इस बर्नर से हीट को लेते हैं और हीट को लेने के बाद ये क्या करते हैं, जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, इनके पास जितनी एनर्जी चाहिए उतनी सफिशिएंट हो जाती है, तो ये अपनी एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल को या आगे वाले मॉलिक्यूल को दे देते हैं। फिर जैसे ये गर्म होता है ये आगे वाले को, ये आगे वाले को, और धीरे धीरे ये हीट ट्रांसफर होती होती एंड तक पहुंच जाती है। हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है बेटा ये हॉट है, और हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये है कूल यानी ठंडा है। तो सदैव जो हीट होती है वो हॉट से कूल पार्ट होता है उसकी तरफ मूवमेंट करती है। लेकिन इसके मूवमेंट के लिए जिम्मेदार क्या है? इनके बीच में मोशन। ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी ऐसे अपने आप देता है। एनर्जी देने का मतलब होता है इनके बीच में इंटरनल मोशन होता है, मॉलिक्यूलर मोशन, यानी दो एटम्स आपस में क्या करते हैं, मोशन करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो इसके अंदर एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुई? तो हम कह सकते हैं इंटरनल मॉलिक्यूलर मोशन। मोशन का मतलब होता है जो मूवमेंट होता है उसकी बात करें, इंटरनल मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है। कहां से हो रही है? हॉट से कहां जा रही है? कूल जो पार्ट होता है उसकी तरफ इसका मूवमेंट हुआ है। देन इसके बाद अपन बात करते हैं क्या यहां से कोई पार्टिकल टूट के यहां जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं विदाउट मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स, की गर्म जो पार्टिकल है उनका कोई मूवमेंट नहीं है। बस इसी बात को लिखना है। जो तीन बातें मैंने आपको समझा दी है कार्य रसूलों, बस वही बातें आपको वापस से डेफिनेशन में लिखनी है। देखो क्या लिखना है हमें, सिंपल यहां ये लिखना है हीट ट्रांसफर्ड heat transmitted from hotter to cooler body by the internal molecular motion without movement of heated particles। यानी यहां तीन बातें लिखी है, तीन बातें याद रखना, डेफिनेशन रटना नहीं है कि भैया हीट ट्रांसमिट होती है कहां से कहां तक होती है, भैया हॉट से जो कूलर बॉडी होती है उसकी तरफ मूवमेंट होती है। याद रखना कॉन्टेक्ट में होना जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं कि भैया एक लोहे की रोड आपने यहां रख दी गर्म हो रही है, दूसरी को इतनी दूर से गर्म करना चाहते हो, नहीं, इसको इसके कॉन्टेक्ट में लाना है, टच में लाना है, तब जाके हीट ट्रांसमिट होगी बॉडी बाय द इंटरनल मॉलिक्यूलर मोशन। यानी इसमें जो मूवमेंट का जरिया होता है वो क्या होता है? इंटरनल मॉलिक्यूलर मोशंस होता है। विदाउट यानी होता है के बिना, किसके बिना? मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल। इसमें जो गर्म पार्टिकल होते हैं ये कभी भी मूवमेंट नहीं करेंगे। पहला सवाल याद रखना, सॉलिड के अंदर किसके द्वारा मूवमेंट होता है? कंडक्शन के द्वारा होता है। यानी सॉइल के अंदर भी जब हीट एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाती है तो उसके लिए भी कंडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ध्यान रखना डोमिनेंट मेथड इन सॉइल फॉर हीट ट्रांसफर। यानी कि मिट्टी में हीट एक जगह से मूव करके सॉइल में दूसरी जगह जाती है, तो जो तीनों मैकेनिज्म है इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर कोई डोमिनेट करता है तो उस मैकेनिज्म का नाम है भैया कंडक्शन। सवाल बन गए हैं तीन। कितने बन गए हैं? तीन। पहला सवाल कि सॉलिड में हीट का मूवमेंट कौन सी मेथड से होता है? बोले सर कंडक्शन से होता है। याद रखना सॉइल के अंदर तीनों ही मैकेनिज्म होती है। सॉइल में रेडिएशन भी होता है, सॉइल में कन्वेक्शन भी होता है, सॉइल में कंडक्शन भी होता है। लेकिन
इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर एनर्जी मूव करके या हीट मूव करके दूसरी जगह जाती है तो उस मेथड का नाम है भैया कंडक्शन। तो मैंने यहां लिखा है डोमिनेंट, मैंने ये नहीं लिखा है कि इसी से होता है, मैं ये कह रहा हूं तीनों में सबसे ज्यादा इससे होता है। तो सॉइल में डोमिनेंट कौन है? कंडक्शन। सॉलिड में किसके द्वारा होता है? कंडक्शन। इसमें होता क्या है? इंटरनल मॉलिक्यूलर मोशन से हीट का मूवमेंट होता है, दैट इज कंडक्शन। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड नंबर पे आ जाता है अपना कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बहुत इजी है, जो चीजें आपने पढ़ ली है उन्हीं को आपको वापस से रिपीट करके लिखना है। सेकेंड जो मेथड आ जाती है दैट इज कन्वेक्शन, दैट इज कन्वेक्शन। पहला हो गया कंडक्शन, सेकेंड आ जाता है कन्वेक्शन। कंडक्शन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा करके चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देना सामने की तरफ एक बार। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि इसमें जो हीटेड पार्टिकल है वो खुद मूव करेंगे, यानी खुद दौड़कर जाएंगे। सॉलिड में मैंने साफ साफ लिखाया है विदाउट मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स, हीटेड पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करेंगे। यानी कि पदार्थ की जो खुद के कण है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन कन्वेक्शन में मूवमेंट होता है भैया, यानी कि जो पार्टिकल हीट के पास है वो एनर्जी लेता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो पार्टिकल दौड़कर दूसरी जगह चला जाता है, जो जगह ठंडी है वहां चला जाएगा। यानी कि हम साफ साफ लिख देंगे कि जो कन्वेक्शन होता है, पहली बात कन्वेक्शन के द्वारा हीट का जो मूवमेंट होता है, ध्यान रखना वो गैस में भी होता है और वो लिक्विड में भी होता है। यानी ये प्रोसेस जो कन्वेक्शन है ये गैस और लिक्विड दोनों में होती है, इस बात का ध्यान रखना। सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होता है, सॉलिड में केवल कंडक्शन होता है। तो याद रखना हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस, ये इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है पहला आप लोगों के लिए कि लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होता है। पहला इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और क्या पूछा जाता है। डेफिनेशन में आपको कुछ नहीं लिखना है, डेफिनेशन में लिख देंगे हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू lower temperature by the movement of heated मटेरियल पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब है समझ लेना। इसमें मैं साफ साफ आपसे कह रहा हूं कि हीट का मूवमेंट होगा हाई से लो टेम्परेचर की ओर। ये तो सभी में है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, तीनों में ही हाई से लो ही होता है। लेकिन यहां मैं साफ साफ लिख रहा हूं कि जो मूवमेंट होता है वो किससे होता है? वो होता है हीटेड मटेरियल पार्टिकल। देखो मटेरियल का मतलब है सॉइल है तो सॉइल के पार्टिकल, पानी है तो पानी के इसका मतलब होता है जैसे गैस है तो कोई भी गैस का मॉलिक्यूल होगा, वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल होगा, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होगा। जो भी पर्टिकुलरली आप गैस या लिक्विड में से लोगे उसके पार्टिकल खुद मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। इसका आपको विशेष ध्यान देना है कि ये किसके अंदर डोमिनेट करता है, ये लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर डोमिनेट करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर पे। नंबर थर्ड के ऊपर जो मेथड आती है उसका नाम है रेडिएशन। याद रखना रेडिएशन से सवाल भी आया हुआ है, आरपीएससी के एग्जाम, एओ के एग्जाम में आया हुआ है, तो रेडिएशन को थोड़ा सा समझ लेना। अगला आ जाता है रेडिएशन। रेडिएशन जो है ध्यान रखना, अर्थ के ऊपर जो हीट सन से आती है वो कौन से मेथड से आती है? रेडिएशन से आती है। तो पहला सवाल की अगर हम बात करते हैं तो पहला एग्जाम में यही सवाल आता है कि अर्थ के ऊपर जो एनर्जी आती है वो कौन से मेथड से आती है? रेडिएशन से। तो मैं लिख देता हूं हीट रीच्ड टू, रीच का मतलब होता है पहुंचना, हीट रीच टू अर्थ बाय रेडिएशन। तो पहला आपका सवाल हो गया है कि भैया अर्थ के ऊपर जो सन से रेडिएशन जो एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है? अर्थ के ऊपर एनर्जी आती है वो ध्यान रखना रेडिएशन की फॉर्म में आती है। दूसरी बात जो हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं
कि रेडिएशन में हमें किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जो होती। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, समझने की कोशिश करना। अभी विंटर का टाइम चल रहा है और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पानी की कुछ बॉटल्स आ रही है। इस तरह से आपने नोटिस किया होगा कि पानी की जो गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, इस तरह की बोतल देखी होगी। ये बोतल दो टाइप की होती है। इनमें क्या होता है, अंदर एक बोतल होती है, उसके चारों तरफ थर्माकोल की एक लेयर लगी होती है। थर्माकोल जो होता है उसकी एक परत बनी हुई रहती है इस तरह से। और याद रखना, थर्माकोल की इस तरह से चारों तरफ परत बनी रहती है। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में बाहर की तरफ एक दूसरी परत रहती है, स्टील की या प्लास्टिक की, जो भी आप बोतल लेते हो, इस तरह की बोतल आती है। दूसरी बोतल और आ रही है आजकल मार्केट में, जिसमें क्या होता है कि इस तरह से एक अंदर की तरफ एक बोतल होती है। और याद रखना, इस बोतल की अगर अपन बात करते हैं तो इसके बीच में एक दूसरे परत फिर चढ़ाई जाती है और बीच में रखा जाता है खाली। बीच में क्या रखा जाता है, इसको बीच से इसको रखा जाता है खाली, यानी बीच में कोई भी चीज नहीं होती है। याद रखना, अंदर बोतल है, बीच में दोनों परतों के बीच में खाली जगह होती है और खाली जगह में हवा भी नहीं रखते हैं। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कि इसमें वैक्यूम रखते हैं, यानी निर्वात कोशिश करते हैं कि इसमें हवा को भी खींचकर बाहर निकाल लें। कारण समझना इसका क्यों है, यानी यहां रखा जाता है वैक्यूम, खाली रखा जाता है और इसको चारों तरफ से पैक कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर हवा भी नहीं पहुंच पाए। और बाहर की तरफ दूसरी परत चढ़ा दी जाती है। अब इसमें किस तरह का मैकेनिज्म काम करता है उसको आप अपने आप समझ जाओगे। जनरली मान लेते हैं कि ये वाली जो बोतल होती है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अंदर की तरफ गर्म पानी रखा है, यानी जो पानी अंदर है वो हॉट है, गर्म है। तो अब ये जो थर्माकोल बीच में लगा हुआ है बेटा, ये थर्माकोल जो होता है ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ नहीं जाने देता, अंदर की एनर्जी को अंदर रखता है, इसीलिए पानी क्या रहता है, गर्म रहता है। लेकिन इस वैक्यूम वाले में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है इस अंदर वाली परत को मिल जाती है, लेकिन अब इसको यहां से बाहर की तरफ निकले, जब इसमें से जो पानी के अंदर जो एनर्जी है, जो हीट है, वो पानी से बाहर निकलेगी तभी तो पानी ठंडा होगा। लेकिन इन दोनों परतों के बीच में तो हवा भी नहीं है। अगर एयर होती, अगर इन दोनों के बीच में एयर होती या फिर कोई लिक्विड भरा हुआ होता या फिर मान लो कोई सॉलिड होता, तब तो क्या होता है, एयर और लिक्विड में तो क्या होता है, कन्वेक्शन के द्वारा हीट, यहाँ जो हीट थी वो बाहर निकल जाती, इस बाहर वाली परत में आ जाती और बाहर वाली परत बाहर वाले एनवायरमेंट से, बाहर जो सर्दी का मौसम है उससे ठंडी होती, ये परत ठंडी होती और इसकी हीट सारी इसको मिल जाती और पानी ठंडा हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, इसके बीच में ना तो किसी सॉलिड को रखा है, ना एयर को रखा, ना लिक्विड को रखा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ना तो कन्वेक्शन होता है और ना ही क्या होता है, कंडक्शन। और हमें पता है कि भैया वैक्यूम है, अगर वहां ना लिक्विड है, ना गैस है, ना सॉलिड है, तो जो एनर्जी है वो मूव करके दूसरी जगह जा ही नहीं पाती, इसीलिए पानी गर्म का गर्म रह जाता है। इस तरह से दो टाइप की बोतल आपने देखी होगी। अब दिक्कत क्या है कि आप ये कहोगे कि सर एटमॉस्फेयर के अंदर भी तो वैक्यूम है, जैसे ही हम 1600 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं वहां तो ना वाटर है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, तो सन से एनर्जी कैसे आ रही है। तो बेटा वहां से जो एनर्जी आ रही है उसके पीछे का कारण है रेडिएशन। रेडिएशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरीके के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि वैक्यूम के अंदर निर्वात जगह जो होती है वहां एनर्जी जो होती है वो मूवमेंट कौन से मेथड से करती है, तो उस मेथड का नाम है रेडिएशन। पहला सवाल आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेडिएशन होता क्या है, रेडिएशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनर्जी या हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ मीडिया, यानी किसी मीडिया की इसको आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम कह देंगे मूवमेंट ऑफ या ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मीडियम। मीडियम का मतलब मैं फिर समझा देता हूं, मीडियम का यहां मतलब है कि ना इसके बीच में गैस है, जैसे मान लो ये सन है और यहां पर ये अर्थ है,
इन दोनों के बीच में ना तो भैया ये जो अपना एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर की जो सबसे बाहरी परत होती है वो 1600 किलोमीटर होती है। इन दोनों के बीच में ना तो एयर प्रेजेंट है, ना ही कोई लिक्विड प्रेजेंट है, और ना ही कोई सॉलिड प्रेजेंट है, फिर भी एनर्जी यहां से यहां आ रही है। इसका मतलब रेडिएशन को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन में एनर्जी किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई आग जल रही है, उस आग के चारों तरफ गर्मी होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि इस आग के ऊपर ऊपर गर्मी होती है और पास में बैठोगे तो सर्दी लगेगी भैया। इसका मतलब जहां आप फायर के पास बैठे हुए हो उसका सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उससे जो हीट है वो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। उसी तरीके से लोहे की बात कर लो, लोहे की आप एक छड़ लीजिए, उसका एक अगर पार्ट आप फायर में रखते हो तो वो पूरी की पूरी गर्म होती है। ऐसा नहीं कि वो लाइन में गर्म होती है। लेकिन रेडिएशन की एक कमी है कि जैसे ये निकलती है तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, यानी जिस दिशा में निकल गई उसी दिशा में ये चलती हुई चली जाएगी। इसका मतलब ये जो लाइन है एकदम सीधी है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी कि रेडिएशन का मूवमेंट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होता है। ये भी सवाल पूछा गया है कि रेडिएशन जो है वो किन डायरेक्शन में मूव करती है, सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। तो याद रखना, रेडिएशन मूव इन स्ट्रेट लाइन, जबकि याद रखना कन्वेक्शन और कंडक्शन सभी डायरेक्शन के अंदर होता है, यूनि डायरेक्शन या यूं कहें एक लाइन डायरेक्शन में नहीं होता है। मैं आपको बेटा ध्यान रखना सवाल लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। भैया एक सवाल आया स्ट्रेट लाइन मूवमेंट मीडिया की जगह किसमें नहीं होती है। एक पूछा हुआ है कि भैया अगर मान लीजिए वैक्यूम है और उस वैक्यूम में भी आप चाहते हो कि एनर्जी का मूवमेंट हो तो कौन सी मेथड से होता है, रेडिएशन से होता है। अर्थ के ऊपर बेटा याद रखना जो अर्थ है हमारी उसके ऊपर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, बोले सन है, तो सन से एनर्जी किस फॉर्म में आती है, याद रखना वो भी रेडिएशन से आती है। तो ये आपके कुछ सवाल है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है तीनों मेथड्स के बारे में, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो बिल्कुल कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, रट्टा मारना नहीं है, सिर्फ चीजें समझने वाली है, और मजा उसी में आता है जिसको समझना हो। अरे रटना तो हमें है ही नहीं कुछ, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, दिमाग लगाओगे तो अभी क्लियर हो जाएगा और रट्टा मारोगे तो रटते रहना। टॉपिक का नाम है, ध्यान रखना कि भैया जो टेम्परेचर, देखो दो चीजें मैंने आपको समझाई थी, एक तो मैंने कहा था सॉइल टेम्परेचर, एक मैंने कहा था थर्मल कंडक्टिविटी। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और इनको अलग अलग कंपेयर करके नहीं पढ़ते हैं और फिर मामला हो जाता है गोलमोल। सॉइल टेम्परेचर का मतलब है कि एक मिट्टी है और उस मिट्टी को आपने थर्मामीटर लगा के देखा कि भैया 40 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, यानी किसी भी पदार्थ या फिर मिट्टी, सॉइल की बात करें तो जो कोई भी फील्ड है, कोई भी सॉइल है, वो कितनी गर्म है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी बात करेंगे इसमें। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि सॉइल की ये सरफेस है, यहां हमने कोई भी एक एरिया निश्चित किया, एक जगह फिक्स कर दी 1 सेंटीमीटर क्यूब की, और इसमें हमने देखा कि भैया 1 मिनट के अंदर यहां से कितनी एनर्जी पास होकर नीचे की तरफ चली गई, यानी कि उष्मा या हीट की एक क्वांटिटी है जो यूनिट टाइम के अंदर एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होकर नीचे चली जा रही है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं थर्मल हीट। अच्छा, अब मेरा आपसे एक बहुत आसान सवाल है कि जैसे मान लो ये सॉइल की एक सरफेस है और इस सॉइल की सरफेस पर यहां सूर्य से एनर्जी आ रही है। अब मैंने ये देखा कि ये जो सॉइल की सरफेस है ये एनर्जी को जैसे ही आती है फटाफट से नीचे भेज देती है। कहां भेज देती है? नीचे। अगर नीचे ज्यादा भेजेगी इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है भैया। अगर मान लीजिए कोई सॉइल है और वो हीट को नीचे की तरफ नहीं भेज रही है, यहाँ ऊपर ही इकट्ठा करती जा रही है, यानी सॉइल को बहुत कम हीट होती है जिसको नीचे भेजती है, बाकी को ऊपर ही रख लेती है। तो हमें पता है कि किसी भी पदार्थ को जब हीट मिलती है तो उसका तापमान बढ़ेगा। याद रखना, किसी भी सब्सटेंस को जब हीट मिलती है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन
इसको इस तरह से समझिए कि ये मेरे दो हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इस एक हाथ के ऊपर वजन रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप मेरे इस एक हाथ पे वजन रखते हो और मैं अगले ही पल इस वजन को इस हाथ पे रख देता हूं और फिर कर लेता हूं, फिर आप इस पे कुछ रखते हो, मैं इसको फिर आगे रख देता हूं और फिर हाथ कर लेता हूं। इसका मतलब आप रखते जाओगे और मैं वजन को आगे पास करता चला जाऊंगा, इसका मतलब मेरे इस हाथ में वजन बढ़ेगा नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं तो हाथ करके बैठ गया इस तरह से, आप इस पे वजन रख रहे हो रख रहे हो रख रहे हो, तो एक टाइम एक ऐसा आएगा कि इसमें वजन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बस सेम इसी तरीके से आपको टेम्परेचर को पढ़ना है कि अगर हीट को आगे ट्रांसमिट कर रही है, इसका मतलब भैया टेम्परेचर यहां का क्या होगा, कम। यानी जिस सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है वो ठंडी रहती है, और जिस सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है बेटा याद रखना वो जल्दी से गर्म हो जाती है। और गर्म होने का कारण क्या है, गर्म होने का कारण यह है कि हीट नीचे नहीं जा रही है, तो जिस जगह वो रह रही है वहां पर ही उसको क्या कर देगी, गर्म कर देगी। मामला क्लियर है। टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग है, इनको एक करके नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखना। ये बहुत प्यारा कंसेप्ट मैंने समझाया है, और हमारी क्लास में तो मैं पहले ही कहता हूं कि देसी जुगाड़ से पढ़ेंगे भाई साहब, अंग्रेज बन के नहीं पढ़ना है, हिंदुस्तानी बन के पढ़ना है, गांव के बालक बन के पढ़ना है, देसी एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना है। तो अब हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल टेम्परेचर, यानी सॉइल जो है उसका जो टेम्परेचर है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं एक फैक्टर लेता हूं और आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। मैंने पहले नंबर पर फैक्टर ले लिया भैया टिलेज। टिलेज का मतलब कोई बालक नहीं जानता है तो कमेंट करके बता देना भाई, मैं पहले टिलेज ही बता दूंगा, उसके बाद में आगे की चीजें पढ़ाऊंगा। क्या कोई है जिसको टिलेज नहीं पता, या सारे के सारे ऐसे हैं जो टिलेज को एकदम माहिर है भाई साहब, शब्द लिखते ही समझ गए कि टिलेज का मतलब होता है हल चलाना, खेत में जुताई करना, खेत में क्या करना, जुताई करना। समझना, लास्ट क्लास में मैंने आपको थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ाई थी, याद है। अब आपको पता है कि ये सॉइल के पार्टिकल है और एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपके हुए हैं, यानी इनके बीच में जगह क्या है बच्चों, कम है। हमें पता है ये ऊपर वाले पार्टिकल सन से रेडिएशन आती है और ये गर्म होते हैं, और ये गर्म होंगे तो सीधी सी बात है इनके टच में जो भी होगा अपनी एनर्जी इसको दे देंगे, ये इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा। और ठोस के अंदर जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये खेत था इसमें पार्टिकल जो कण थे इनके बीच में जो खाली जगह थी वो क्या थी, कम। अब भाई साहब मैं अपने खेत में लेके गया ट्रैक्टर और उसके लगा के लेके गया हल जुताई करने के लिए, और इस खेत की कर दी मैंने जुताई। अब इसमें जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं। अब इसमें आपको पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि कणों के बीच में अब खाली जगह हो गई है, हवा की ज्यादा उपस्थिति हो गई है। अब ये वाला पार्टिकल बेटा कैसे, जैसे इसको एनर्जी देगा ये इसको देगा। अब बेटा ये देखो बीच में गैप है तो इसको दे ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में संपर्क नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, इसका मतलब कंडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। अब ये पार्टिकल पहले तो किसको देगा, इसके बीच में अगर मान लीजिए वाटर होगा या फिर इसके बीच में एयर होगी तो सबसे पहले तो ये एनर्जी इसको देगा, फिर ये किसको देंगे, नेक्स्ट वाले को देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां एनर्जी पहुंचेगी तो याद रखना वो किस मेथड से पहुंचेगी, कन्वेक्शन से। जबकि हमें पता है हीट जल्दी से कौन से मेथड से पहुंचती है, जल्दी से तो कंडक्शन से पहुंचती है, कन्वेक्शन तो कैसा है, थोड़ा स्लो रहेगा। इसका मतलब हम कह देंगे कि जैसे ही हमने इसमें जुताई की तो जुताई करने पर इसके बीच में क्या बढ़ गई है, पोरोसिटी बढ़ गई है। और कल की क्लास में चीख चीख के मैंने एक कंसेप्ट बनाया था कि पोरोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है। अगर पोरोसिटी बढ़ी तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और थर्मल कंडक्टिविटी, अगर ध्यान रखना पोरोसिटी घटती है तो थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, दोनों उल्टा चलते हैं एक दूसरे का। तो अब मुझे बताइए, जब मैंने आप लोगों को पोरोसिटी पढ़ाया था तब ये चीजें पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि भैया टिलेज करने पर पोरोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। और पोरोसिटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपके पास दो खेत है, एक खेत तो ऐसा है
जिसमें आपने टिलेज कर रखी है, यानी इसमें आपने जुताई कर रखी है, ये टिल्थ फील्ड है। और दूसरा जो है इसमें आपने टिलेज नहीं की है, यानी एक में आपने खेत में हल चला दिया है और दूसरे खेत में आपने हल नहीं चलाया है। देखो साइंटिफिक बातें तो मैंने समझा दी, देसी जुगाड़ पे आते हैं। जैसे मान लो एक खेत है जिसमें हल चलाया, इसका मतलब उसमें बालू मिट्टी हो गई है। गर्मियों के दिनों में बालू मिट्टी पे पांव रखते ही आपको क्या फील होता है? अरे बहुत गर्म होती है, पांव जलने लगता है। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मान लीजिए खेत में जुताई नहीं कर रखी है, फसल आपने गेहूं काट लिया और गेहूं काटने के बाद वैसा का वैसा खेत पड़ा हुआ है और उस खेत में आप नंगे पांव आराम से चल पाते हो, वो उतना गर्म नहीं होता है। कारण कारण ये है कि जब आपने टिलेज किया तो इसमें आपने पोरोसिटी बढ़ा दी, जिससे थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गई? कम, यानी हीट जो है वो ऊपर ही रुक रही है, अंदर नहीं जा रही है। लेकिन जिस खेत में आपने टिलेज नहीं किया, भूपरिष्करण नहीं किया है, उसमें अभी भी थर्मल कंडक्टिविटी, पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में है, पोरोसिटी कम है, तो हीट नीचे जा रही है, इसीलिए सरफेस के ऊपर जो सॉइल है वो ज्यादा गर्म नहीं होती है। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ में आ गई होगी कि टिलेज करने पर थर्मल कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे बेटा ध्यान रखना जो सॉइल होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सॉइल टेम्परेचर। और किसी भी सॉइल का जो तापमान होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है कि वो ज्यादा गर्म होगी कम होगी, ये नियंत्रण कौन करता है? थर्मल कंडक्टिविटी। तो बात करते हैं टिलेज की। तो टिलेज से क्या होगा? जो सॉइल टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, यानी कि टिलेज क्या करती है? टिलेज इंक्रीज द सरफेस सॉइल टेम्परेचर। अब बेटा क्यों बढ़ाती है? ये तो सिंपल सी बात होगी कि टिलेज करने पर सरफेस सॉइल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये तो सिंपल बात होगी। कारण क्या है बढ़ने का? कारण ये है कि जैसे ही आप टिलेज करते हो तो टिलेज करने पर उस खेत की जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है? सर पोरोसिटी तो बढ़ जाएगी। पोरोसिटी बढ़ने पर क्या होता है? सर पोरोसिटी बढ़ने पर जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। थर्मल कंडक्टिविटी घटी, इसका मतलब एनर्जी ऊपर ज्यादा रहेगी कम? ज्यादा रहेगी, तो खेत क्या हो जाएगा? गर्म। यानी कि आपके पास दो चीजें है कि एक तो टिलेज किया हुआ फील्ड है और एक बिना टिलेज वाला फील्ड है, तो गर्म कौन सा होगा? जिसमें आपने टिलेज किया है। पहला सवाल हो गया है भैया। इसमें एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है आपको कि टिलेज ऑपरेशंस, यानी इफेक्ट ऑफ टिलेज ऑपरेशन ऑन सॉइल टेम्परेचर। ऑप्शन आपको इस तरह से दिया हुआ होगा: इंक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, नो इफेक्ट। तो आप सोचते होंगे कि इसमें क्या जवाब दें, लेकिन आज के बाद आप आराम से जवाब दोगे कि टिलेज करने पर टेम्परेचर सतह का बढ़ता, नीचे मिट्टी ठंडी रहेगी। मैं फिर कह देता हूं, ऊपर की मिट्टी गर्म हो जाएगी, नीचे की ठंडी रहेगी। क्यों? क्योंकि नीचे तो हीट जा ही नहीं रही, हीट तो कहां रुक गई है? ऊपर ही रुक गई है। दूसरा आ जाता है, ध्यान रखना, ये से हम बात कर ले तो सॉइल मॉइस्चर। दूसरा क्या आ जाता है? सॉइल मॉइस्चर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक खेत है या कोई मिट्टी है, उसमें नमी है, मॉइस्चर है, तो वो ज्यादा गर्म होगी? या एक खेत है जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, वो सूखी मिट्टी है, वो ज्यादा गर्म होगी? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें लॉजिक लगाओगे नहीं, आप कह दोगे कि सर जिसमें पानी होगा वो ठंडी होगी, जो सूखी होगी वो गर्म होगी। आपसे कोई पूछ ले भाई ऐसा क्यों है रे, जो जिसमें पानी है वो ठंडी है और जिसमें पानी नहीं है, सूखी है, वो गर्म हो रही है, इसका क्या कारण है? कारण बहुत आसान है, इसके पीछे दो तीन कारण जिम्मेदार है, समझना वो क्या क्या है। पहला कारण, जो मिट्टी ड्राई है इसका मतलब उसके अंदर मिनरल्स ज्यादा है। उसके अंदर क्या ज्यादा है? और जो मिट्टी वेट है या यूं कहें जिसके अंदर मॉइस्चर है, याद रखना उसके अंदर वाटर भी है। अब देखो मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है? 0.2 होती है, या हमने 0.18 लिखा था, याद ही होगा आपको। जैसे क्वार्ट्ज की कितनी थी? 0.18। लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी लिखी थी? 1 कैलोरी पर ग्राम। यानी कहने का मतलब है कि उस मिट्टी में जो पानी है
उस पानी को गर्म होने के लिए एनर्जी क्या चाहिए भैया, ज्यादा चाहिए। जबकि मिनरल की बात करें तो वो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। पहला कारण समझ में आ गया। इसीलिए आपने देखा होगा मिट्टी जल्दी गर्म होती है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। पहला रीजन समझ में आ गया। दूसरा समझना, पानी जो होता है, इस पानी को जैसे ही 540 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है, कितनी एनर्जी, 540 कैलोरी एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को ये अवशोषित करता है और भाप बन के उड़ जाता है। यानी भाई साहब एनर्जी को कौन ले गया, पानी। अगर पानी उस एनर्जी को लेकर अपने साथ चला गया तो क्या मिट्टी गर्म होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर है मामला। यानी कि अगर किसी सॉइल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है तो वो ज्यादा गर्म होगी और ड्राई सॉइल है वो कम गर्म होगी। इसके दो कारण है, दोनों मैंने समझा दिए हैं, आपको जो मन में आए उसको याद रख सकते हो। यानी कि हम कह सकते हैं मोइस्ट सॉइल कूलर एज कंपेयर टू ड्राई सॉइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, सॉइल कलर। देखो समझना, सर्दी के दिनों में आप अक्सर काले रंग की स्वेटर पहन के निकलते हो और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जिस दिन काले रंग की स्वेटर पहन के निकलते हो अच्छी खासी गर्मी फील होती है। जैसे ही हल्की सी धूप में खड़े होते हो ऐसा लगने लगता है कि जैसे पीछे से एकदम से बढ़िया सा गर्म हो गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो काला रंग होता है, गहरा रंग होता है, वो उष्मा का अवशोषण ज्यादा करता है। दूसरी बात करते हैं, गर्मियों में कभी भी आप लोग काले रंग के कपड़े पहन के नहीं निकलते हो। गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा कि सफेद कपड़े पहने जाते होंगे। जैसे आपने तौलिया भी बांधा है सिर के ऊपर, जो टाउल बोलते हैं ना, जिसको तौलिया बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो जो टाउल का आप यूज करते हो, जो हैंकी जिसको रुमाल कहते हो, उसका उपयोग करते हो, अक्सर आपने सफेद रंग की देखी होगी। तो गर्मियों में अक्सर सिर पे या जो पहनने वाली वेशभूषा होती है वो सफेद रंग की होती है, क्योंकि सफेद रंग जो होता है वो उष्मा का अवशोषण सबसे कम करता है, इसलिए वो ठंडा रहता है। सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र सदैव ठंडे रहेंगे और काले रंग वाले कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। अगर मिट्टी का रंग भी काला है, गहरा है, तो उष्मा का अवशोषण ज्यादा करेगी, तो गर्म होगी कि नहीं होगी रे, बिल्कुल होगी। और अगर मान लीजिए किसी मिट्टी का जो कलर है, जो रंग है, वो थोड़ा मान लीजिए डार्क नहीं है, लाइट कलर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्या करेगी, कम करेगी, तो ठंडी रहेगी। तो पहला तो हम कह देंगे कि डार्क कलर सॉइल्स आर हॉट एज कंपेयर टू लाइट कलर सॉइल। तो सिंपल में लिख देता हूं, डार्क कलर सॉइल्स आर hot as compared to लाइट कलर। लेकिन अब इसमें भी एक समस्या और आ जाती है। बोले सर वो क्या आती है समस्या, वो भी बता दो। समस्या ये आ जाती है कि बहुत बार जो सॉइल का डार्क रंग होता है, उस डार्क कलर का जो कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है उसका कारण? उसका कारण होता है ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि सॉइल में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, इसीलिए उसका रंग कैसा है, थोड़ा गहरा है। और हमें यह भी पता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। यानी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है प्यारे रसगुल्लो, वो भी थोड़ी सी होती है ज्यादा। इसका मतलब जिस सॉइल का कलर कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से डार्क है, तो उस मिट्टी में पानी की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा। और अगर पानी ज्यादा है तो वो ठंडी रहेगी। यानी यहां दो सिचुएशन आ गई है और आपको गड़बड़, दिमाग का संतुलन बिगाड़ रही होगी। पहला कि सर आप कह रहे हो डार्क रंग है तो सॉइल गर्म होगी और लाइट कलर है तो ठंडी रहेगी, ये बात पूर्णतया सही है। लेकिन अगर काले रंग का कारण कार्बनिक पदार्थ है, क्या है काले रंग का कारण, कार्बनिक पदार्थ है, तो उस मिट्टी में पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वो ठंडी रहेगी। यानी अगर
ऑर्गेनिक सॉइल की बात करेंगे तो बेटा ध्यान रखना, जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है वो ठंडी रहेगी, और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी कम होती है वो गर्म रहेगी। ये भी एक कारण है। तो ये इसका अपवाद है, इसको आप विशेष तरीके से ध्यान दे लेना डार्क कलर के अंदर ही। क्लियर है मामला। अब आपको कोई अगला सवाल पूछे, बोले यार सर वेजिटेशन का समझा दो। एक होता है इरिगेशन, एक फैक्टर क्या होता है, एक फैक्टर होता है इरिगेशन। एक फैक्टर क्या होता है, इरिगेशन। अरे आपसे कोई अंधा आदमी पूछ ले कि खेत में सिंचाई कर दो तो क्या होगा, बोले ठंडा हो जाएगा। पानी दिया हुआ खेत भी गर्म होगा, क्या बावड़ा हो रहा है छोरा। तो इसका मतलब इरिगेशन में आप क्या लिख दोगे कि इरिगेटेड फील्ड जो होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू अनइरिगेटेड फील्ड। यानी कि इरिगेशन क्या करती है, याद रखना, इरिगेशन करती है, इरिगेशन रिड्यूस सॉइल टेम्परेचर, यानी कि सॉइल के टेम्परेचर को क्या कर देती है, कम। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं वेजिटेशन की। बोले सर इसका क्या मतलब है वो बताओ। जैसे मान लो ये एक खेत है, या आपने अक्सर इस तरह की चीजें जो है वो मैं बताता हूं, जो आपका खेत है और इस खेत में ये एक बढ़िया सा आम का पेड़ है। क्लियर है मामला। अब आप अपने फील्ड में जाते हो तो आपने देखा होगा कि भैया सबसे पहले जब यहां से आप चलना स्टार्ट करते हो तो भैया सॉइल जो है वो गर्म गर्म रहेगी, और इस पेड़ की जहां तक छाया आती रहती है उसके नीचे की जो सॉइल होती है वो ठंडी होती है। इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर सॉइल के ऊपर वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। क्या मतलब है, वनस्पति। कि अगर आपका जो सॉइल है, जो फील्ड है, अगर वो किसी भी प्रकार के घास फूस या पेड़ पौधों से ढका हुआ रहेगा तो वो ठंडा रहेगा, और अगर जो सॉइल है उसके ऊपर किसी तरीके का घास फूस या पेड़ पौधे नहीं है तो वो गर्म हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि वेजिटेशन से जो सॉइल कवर रहेगी उसका टेम्परेचर लो रहता है एज कंपेयर टू अनकवर्ड सॉइल। यानी कि वेजिटेशन कवर्ड सॉइल टेम्परेचर लो एज कंपेयर टू अनकवर्ड सॉइल। मामला सेट हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। एक आता है कॉम्पैक्टनेस। मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत होगी नहीं। बोले सर कैसे हो नहीं होगी दिक्कत, समझा दो। चलो समझा देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था टिलेज। टिलेज का मतलब था कि सर पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा गैप आ गया था, यानी पोरोसिटी जो है वो ज्यादा होने से थर्मल कंडक्टिविटी कम थी, इसीलिए सॉइल गर्म हो रही थी ऊपर से। अब मैं कह रहा हूं मैंने सारे सॉइल को कॉम्पैक्ट का मतलब होता है दबा दिया, इसको हार्ड बना दिया। जैसे ही मैं इसको हार्ड बनाता हूं तो अब पार्टिकल एक दूसरे के चिपक गए हैं, इनके बीच में जो खाली जगह है अब वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इसका मतलब ये बनता है अब थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है जो सॉइल हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो क्या होती है, इसीलिए ध्यान रखना वो ठंडी रहती है। यानी हम कहेंगे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल रिड्यूस सॉइल टेम्परेचर। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि जो कॉम्पैक्शन होता है वो क्या करता है, कॉम्पैक्शन इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी, यानी थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसी की वजह से भैया ध्यान रखना आपका ये वाला मैटर क्रिएट होता है। मामला सेट है यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। कॉम्पैक्शन हो गया, वेजिटेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, टिलेज हो गया। एक और आ जाता है आपका, एक आ जाता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। समझना, मजेदार चीजें पढ़ा रहा हूं आपको मैं, बहुत मजेदार चीजें हैं। अब हमें पता है सॉइल के कंपोजिशन में दो चीजें आती है, या तो सॉइल के अंदर होगा ऑर्गेनिक मैटर। क्या होगा सॉइल के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर। या फिर सॉइल के अंदर होंगे मिनरल्स। क्या होंगे, मिनरल मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक मैटर रहा तो उसमें पानी ज्यादा रहेगा, और ज्यादा पानी रहेगा तो ठंडी रहेगी।
और जिसमें मिनरल ज्यादा रहेंगे यानी मिट्टी के कण ज्यादा रहेंगे वो जल्दी से गर्म होगी, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होती है। यानी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अगर इंक्रीज होता है तो सॉइल टेम्परेचर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉइल टेम्परेचर रिड्यूस होगा। ऑर्गेनिक मेट, देखो इस तीर के निशान का मतलब समझ जाना बेटा, उल्टे पुल्टे मत लगा देना वरना सारा ही गुड़ गोबर एक हो जाएगा। इनके ऊपर विशेष ध्यान रखना, ऑर्गेनिक मैटर अगर बढ़ता है तो सॉइल का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और मिनरल मैटर की बात करें तो इसका मतलब है, अगर याद रखना ओनली मिनरल्स का कंटेंट बढ़ता है, ओनली मिनरल कंटेंट इंक्रीज होता है तो ऐसी सॉइल का जो टेम्परेचर है वो ऑर्गेनिक सॉइल के कंपैरिजन में हाई रहेगा। ये भी विशेष बात है। बहुत आसान आसान बातें हैं, लॉजिकल चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। एक छोटा सा फैक्टर और समझा देता हूं, एक छोटा सा फैक्टर आ जाता है सॉइल का टेक्सचर, कि सर क्या टेक्सचर भी सॉइल के टेम्परेचर को अफेक्ट करता है क्या। दो टेक्सचर है, पहले नंबर पे मैं टेक्सचर की बात कर लेता हूं तो मैं कर लेता हूं लाइट टेक्सचर की, किसकी बात कर लेता हूं, लाइट सॉइल की बात कर लेता हूं। और फिर मैं बात कर लेता हूं हैवी सॉइल की। याद रखना बहुत बार इसको हैवी सॉइल लाइट सॉइल बोल देते हैं और बहुत बार इसको हैवी टेक्सचर और लाइट टेक्सचर भी बोलते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि लाइव क्लास वाले बच्चे मुझे इतना सा बता दो लाइट सॉइल किसको कहते हैं। मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब आपका जवाब आएगा। या तो जवाब दे दो कि सर नहीं पता आगे बढ़ जाइए, और या फिर ये बता दो कि लाइट सॉइल होती क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन, कोई एक आधा शब्द भी बता दोगे तो मैं काम चला लूंगा। और सबसे पहले मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं और मैं देख लेता हूं कौन कौन बच्चे लाइव है। राजकुमार, अन्नू और अनीता, बेटा जो भी ये लाइव क्लास में चल रहे हो, आप में से सबसे पहले जवाब कौन देता है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। सिंपल सवाल है कि लाइट सोइल से आप क्या समझते हो, क्या आपको मतलब भी पता है लाइट सोइल का। वैसे इसका सवाल भी आया हुआ है एग्जाम में, ये एओ का जो लास्ट पेपर हुआ है लाइट सोइल का, उसमें एक सवाल आया था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है लाइट सोइल हैवी सोइल। अरे भाई इतना टाइप मत करो, छोटा सा लिख दो, इससे रिलेटेड कोई भी एक शब्द भी लिख दोगे इतने में काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया अनीता। अनीता ने कहा लाइट का मतलब होता है इजी टिलेज कर सके, यानी आपको मतलब पता है। डेफिनेशन में बता देता हूं, ऐसी सॉइल जिसमें टिलेज ऑपरेशंस बड़ी आसानी से हो जाए उसको बोलते हैं लाइट सॉइल। ऐसी सॉइल जिसमें टिलेज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ड्राफ्ट पावर की आवश्यकता हो उसको बोलते हैं हैवी सॉइल। उदाहरण समझना, लाइट सॉइल का एग्जाम्पल होता है सैंडी सॉइल। वैसे इसकी डेफिनेशन आपको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट टू टिलेज ऑपरेशंस, उसको बोलते हैं। अगर लो रेस्ट्रिक्शन प्रेशर हो या रेजिस्टेंस पावर हो तो लाइट, और हैवी रेजिस्टेंस पावर हो तो उसको बोलते हैं हैवी सॉइल। वो टर्मिनोलॉजी है, उसको भाड़ में जाने दो, बात इतनी सी कि समझ में आई कि नहीं आई। तो लाइट सॉइल का मतलब होता है सैंडी सॉइल, और हैवी सॉइल का मतलब ध्यान रखना होता है क्ले सॉइल, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो आपकी ब्लैक सॉइल। देखो काली मिट्टी में हल लेके गए और जैसे ही जुताई करना स्टार्ट किया ट्रैक्टर को बहुत जोर आ रहा है, क्लियर है। और लाइट का मतलब होता है बालू मिट्टी में ट्रैक्टर ऐसे हल को लेके भग रहा है एकदम आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, तो टिलेज आसानी से हुई, मतलब लाइट सोइल। हैवी का मतलब होता है जिसमें टिलेज करने के लिए बहुत ज्यादा ड्राफ्ट पावर चाहिए होती है। ड्राफ्ट पावर क्या होती है, ड्राफ्ट पावर का मतलब होता है खींचने की क्षमता, हल को खींच रहा है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट पावर। आपने पढ़ा भी होगा इंजीनियरिंग में ड्राफ्ट पावर, बीएचपी या वहां पर जो ट्रैक्टर है वहां आपने इस तरह की चीजें पढ़ी होगी। याद रखना कई बार बच्चे क्या करते हैं लाइट और हेवी सॉइल को ऐसे भी सोच लेते हैं कि जिस मिट्टी में वजन ज्यादा होगा भैया वो तो हेवी, जो हल्की होगी वो कैसे होगी, लाइट। पर मैं आपको समझा देता हूं एक चीज, अगर मान लो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब मिट्टी लेते हो, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसको भी 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसको भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप पाओगे कि इस लाइट वाली सॉइल का वजन तो ज्यादा होता है, जबकि हेवी सॉइल का वजन क्या होता है, कम। यानी वास्तव में इसका वजन कम होता है, इसका ज्यादा होता है। तो याद रखना वजन से हमें कोई मतलब नहीं है, वेट भार का मतलब यहां नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
बोले सर मामला समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि सैंडी सॉइल में पोरोसिटी ज्यादा होती है, क्ले के अंदर ज्यादा होती है? तो आपका सवाल एकदम आसान है कि सर ऑब्वियसली क्ले के अंदर पोरोसिटी ज्यादा होती है। जो क्ले सॉइल होती है इसकी जो पोरोसिटी है, मैं पहले ही आपको लिखवा चुका हूं, इसमें 50 से 60% पोरोसिटी पाई जाती है। जबकि सैंडी सॉइल जो होती है, हमें पता है कि सर इसकी जो पोरोसिटी होती है वो पोरोसिटी लगभग होती है सर 30 से 40% के आसपास। और वैसे ध्यान रखना लगभग 30% ही होती है। लगभग कितने परसेंट होती है? 30%। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि सैंडी सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या क्ले की? ज्यादा दोनों में से किसकी है? फटाफट कमेंट कर दो कि थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा कौन सी सॉइल की है, क्ले की है कि सैंडी की? वैसे सारा जवाब तो मैंने बोर्ड पे लिख रखा, पर फिर भी आपसे पूछ रहा हूं। देखिए आप लोग नींद में तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर समय हो चला है 9:30 का, तो एक दो झपकियां ले लेते हैं, सर्दियों का माहौल है, रजाई ओढ़ के बैठे होंगे मेरे रसगुल्ले वैसे भी, तो कहीं झपकी वपकी तो नहीं ले रहे हो? फटाफट से कमेंट करो देखिए। हाँ भाई अनीता, अनु, राजकुमार, फटाफट जवाब दो बेटा। सबसे पहले किसका जवाब आता है कि ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी कौन सी सॉइल की है, क्ले या सैंड? अरे लिखना क्या, इतना है तो लिखना है क्ले या सैंड, बात खत्म। ओके अनु का जवाब आ गया है क्ले, अभी दिया है जवाब, पहले का दे रखा है। ओके ये तो पहले का आया हुआ बेटा। ठीक है अनु का आ गया है, ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है? क्ले की होती है। राजकुमार ने सैंड बोल दिया। अरे वाह मेरे रसगुल्ले, कैसे काम चलेगा रे बेटा ऐसे? देखो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि पोरोसिटी जो होती है इनवर्स रिलेशनशिप होता है थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में। इस बात को भूल गए हो क्या? मैंने कहा था गांठ बांध के अपनी इस झोपड़ी के अंदर जो छोटी सी खोपड़ी है ना, दिमाग भगवान ने दिया, उसमें ये बात गांठ बांध के रख दो, 3-4 गांठ लगा दो ताकि खुले ही नहीं। तुम पता नहीं कैसे से हल्के में ले लेते हो। पोरोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ पोरोसिटी साफ साफ लिख रखा 50 से 60 यानी ज्यादा है, यहाँ लिखा हुआ 30 से 40 की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि सर यहाँ पर पोरोसिटी क्या है, यहाँ पर पोरोसिटी लो है। जिसकी पोरोसिटी लो होगी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई। और अनु ने क्या लिखा था? क्ले। अनु ने क्या लिखा? अनीता ने लिखा है क्ले। ठीक है, राजकुमार ने लिखा है सैंड। ओके डन। तो याद रखना आपका ये जो जवाब है वो क्लियरली यहाँ आ चुका है कि सर सैंड जो होती है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है बेटा वो क्या होती है? इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है लो। और याद रखना इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है हाई। यानी कि इसमें तो हीट नीचे नहीं जाएगी, जबकि इसमें हीट कहां चली जाएगी? नीचे। जिसमें हीट नीचे चलेगी इसका मतलब वो ठंडी रहेगी। इसका मतलब हैवी सॉइल जो होती है इनका टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, ये ठंडी रहती है। और लाइट टेक्सचर जो होती है सॉइल, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से सतह से वो क्या हो जाती है? गर्म। यानी याद रखना लाइट टेक्सचर सॉइल्स टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। यानी मैं लिख देता हूं लाइट टेक्सचर सॉइल्स टेम्परेचर हायर एज कंपेयर टू हैवी टेक्सचर। काम की बात तो ये वाली है, इसको अच्छे से लिख लेना कि लाइट का जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है हेवी की तुलना में। और कारण क्या होता है? कारण होता है थर्मल कंडक्टिविटी के लो होने की वजह से। जैसे एक तो बालू मिट्टी में गए हो और एक काली मिट्टी में। काली मिट्टी में आप गर्मियों के दिनों में नंगे पांव आराम से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बालू मिट्टी जहां होती है वहां गर्मी है तो छोड़ो, गर्मियों के दिनों में सुबह 10 बजे पांव नहीं धर सकते, इतनी गर्म हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? इसका मतलब हम अब एकदम क्लियर हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछे कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल की बैंड बजा देंगे, सवाल की खोपड़ी में हम क्या कर देंगे? छेद कर देंगे। और इस तरह से हमने सॉइल टेम्परेचर लगभग लगभग क्या कर दिया? खत्म। अब हमें सॉइल टेम्परेचर का एक इंपॉर्टेंस और पढ़ना है। बाकी हम पढ़ेंगे सॉइल वाटर यानी सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉइल वाटर के बारे में अपने आप को तैयार कीजिए। टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमने कर दिया है। सॉइल टेम्परेचर मेजर करते हैं दो मेथड से, एक होती है कॉन्टेक्ट मेथड, एक होती है नॉन कॉन्टेक्ट मेथड। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है जैसे मान लो आपके बुखार है और मैं आपको छू के देखूं कि भाई तेरा तो शरीर गर्म हो रहा है, बुखार है,
और नॉन कांटेक्ट का मतलब है आपको छुए बिना मैं बता दूं कि बुखार है, आपको संपर्क किया क्या नहीं किया। यानी कि आपको बुखार नापने के लिए एक थर्मामीटर लेता हूं, आपके मुंह में देता हूं, थोड़ी देर बाद कहता हूं कि तुझे बुखार है लाला, यानी तेरे मुंह में मैंने थर्मामीटर दिया तो मैंने संपर्क किया है, उसके बाद में आपका टेम्परेचर नापा है। एक कोविड के दिनों में आपने एक बंदूक देखी होगी कि आप जैसे ही एग्जाम देने जाते थे तो आपके यहाँ सिर पे या हाथ पे यूं लगाता था दूर से ही और बता देता था कि आपका तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, यानी आपका संपर्क नहीं किया फिर भी उसने टेम्परेचर बता दिया। तो दो टाइप की मेथड होती है, कॉन्टेक्ट मेथड और एक होती है नॉन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट मेथड में याद रखना जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है टेम्परेचर मापने के लिए उसको बोलते हैं थर्मोमीटर, और नॉन कॉन्टेक्ट मेथड में यूज किया जाता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। यानी इंफ्रारेड थर्मोमीटर से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे ये बहुत बड़ा खेत है, खेत के ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, और उस रेडिएशन से ही हम बता देते हैं कि भैया आपका जो फील्ड है उसमें फसल का तापमान कितना है। या जैसे मान लो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नाप लेते थे, तो इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो होता है वो नॉन कॉन्टेक्ट मेथड में आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंपोर्टेंस, जो टेम्परेचर होता है उसका इंपोर्टेंस भी और पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कल की क्लास में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।